देखो बच्चों, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखो, अपन क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको क्लासिफाई कर देते हैं तीन पार्ट में। एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक और तीसरे को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। देखो, इसकी वन बाय वन अपन कुछ प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। देखो, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में होता है। लेकिन अपन बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तो लार्ज मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है बच्चों, उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है मटेरियल का वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसमें जो आता है वो आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब एच और एम का जो डायरेक्शन आएगा, एम नेट का डायरेक्शन वो सेम आएगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में आता है। इसमें एम नेट की बात करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा बच्चों, लेकिन लार्ज अमाउंट में आएगा। क्या आ रहा होगा? लार्ज अमाउंट में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप एम नेट की बात करते हो, अगर एम नेट की बात आप कर रहे हो डायमैग्नेटिक के केस में, तो इस केस में बच्चों होता क्या है कि एच और एम नेट जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्या आएगा? एच और एम नेट जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करोगे तो इस केस में पॉजिटिव और स्मॉल आएगा, फेरोमैग्नेटिक के केस में पॉजिटिव और लार्ज आएगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायमैग्नेटिक के केस में बच्चों जो होगा वो नेगेटिव और स्मॉल आर होगा। देखो, अगर एक्सएम की बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, तो इसमें पॉजिटिव स्मॉल आता है, फेरोमैग्नेटिक केस में पॉजिटिव और लार्ज आता है, और डायमैग्नेटिक केस में नेगेटिव और स्मॉल आता है। चलो एक दो और कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर अपन बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो देखो अपन जानते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है। अपन जानते हैं एक्सएम रिलेटिव परमिबिलिटी के बीच में भी रिलेशन। तो वन बाय वन करके अपन और जो कंपैरिजन है उसको देख लेते हैं। मैं टेबल में इसीलिए इसको बना रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाओ। क्या कर पाओ? आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाओ। देखो, अगर अपन पांचवा बात करें तो म्यू आर है। म्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस एक्सएम। तो देखो, इस केस में जो म्यू आर आता है वो बच्चों 1 और 2 के बीच में आता है। कितना आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे फेरोमैग्नेटिक केस में, तो जो म्यू आर आता है वो ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 2 लिख लो। हाँ, वेरी ग्रेटर देन 2 आता है। देखो, इस केस में जो म्यू आर आता है वो बच्चों 0 और 1 के बीच में आता है। म्यू आर को मैं बताया था, ये बताता है कि कितना हद तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मटेरियल को पेनिट्रेट कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो देखो, अगर अपन कुछ और कंपैरिजन्स को देखें तो अपने को पता है कि म्यू आर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितना होता है। म्यू आर की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, छठा कंपैरिजन करो, म्यू आर जो है उसको अपन लिख सकते हैं म्यू बाई म्यू नॉट। इसको एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ रहा होगा। इसको अपन क्या बोले थे? इसको बोले थे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल के अंदर, डिवाइडेड बाई बी नॉट। तो अपन जानते हैं कि इस केस में जो म्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है म्यू नॉट। तो जो बी इनसाइड होगा बच्चों, जो बी इनसाइड होगा वो ग्रेटर देन बी नॉट होगा, जस्ट। क्या होगा? जस्ट। लेकिन इस केस में अपन जानते हैं कि म्यू इज वेरी ग्रेटर देन ये, तो अपन लिख सकते हैं बी इनसाइड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। कितना? बी नॉट से। सिमिलरली यहाँ जो म्यू होता है वो लेस देन म्यू नॉट होगा, तो आप लिख सकते हो बी जो होगा, बी इन जो होगा वो लेस देन पी नॉट आ रहा होगा। इसका मतलब अपन ये बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही होगी। तो इस बिहाफ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो देखो, ये मान लो मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। देखो, ये कोई अगर मान लो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसे अपन दिखा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका नाम है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के केस में बच्चों फील्ड लाइंस ऐसे बन रही होगी ना, फील्ड लाइन जो है वो लेस अमाउंट में पेंट्रेट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप फेरोमैग्नेटिक का केस लेते हो, क्या ले रहे हो, अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हो बच्चों, तो इस केस में जो है बहुत सारी फील्ड लाइन जो है अंदर ही जाएगी। क्या आ रहा होगा, बहुत सारी फील्ड लाइन जो है वो अंदर से निकल रही होगी। अपन देख लिए कि फील्ड लाइन जो है ज़्यादा डेंसर होती है इनफैक्ट। अगर अपन डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो याद रखना इसमें जो है फील्ड लाइन बहुत कम इंटर कर रही होती है, ये बात अपने को पता है ना, बहुत कम। अपन यहाँ भी देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर और I और H के बीच में कर्व देखें, अगर I और H के बीच में कर्व देखें तो अपने को पता है कि IH कर्व का जो स्लोप होगा वो XM बताएगा, क्योंकि XM इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये बात तो अपन जानते हैं ना। चलो अगर IH कर्व ड्रॉ करते हो, इस केस में अगर IH कर्व ड्रॉ करते हो तो देखो आपको IH कर्व कैसे मिल रहा होगा। यहाँ अपन I लिख रहे हैं और यहाँ H लिख रहे हैं, तो IH कर्व लिखोगे तो इस केस में जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। क्या आता है, तो इसका जो स्लोप होगा वो अपने को XM बताएगा, और XM जो है वो आ रहा है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना बच्चों। चलो इस केस में जो होता है फेरोमैग्नेटिक के लिए, इसमें थोड़ा सा नॉन लीनियर आता है। क्या आता है, इसमें IH जो कर्व होता है बच्चों, इसमें IH जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर होता है। क्या होता है, नॉन लीनियर होता है IH कर्व। अगर इस केस में IH कर्व बनाए तो अपने को पता है इस केस में XM जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें अपन XM देखें तो पॉजिटिव तो है बच्चों लेकिन लार्ज है ना। इस केस में जो XM आता है वो नेगेटिव आता है, तो जो IH कर्व होगा वो कुछ यूं बन रहा होगा ना। यहाँ देखो XM जो है क्या है, स्लोप जो है नेगेटिव है। यहाँ जो स्लोप देखोगे तो यहाँ स्लोप तो नेगेटिव है ना, तो XM जो है इस केस में नेगेटिव आता है। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें बच्चों, क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तीनों मटेरियल पे, तो अपने को पता है कि इस केस में जो XM आता है वो 1/T आता है, क्यूरिज लॉ से अपन जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो देखो कैसे बनेगा। इस केस में जो ग्राफ बन रहा होगा XM वर्सेस T का, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा होगा। चलो अगर फेरोमैग्नेटिक को अपने को पता है कि एक टेम्परेचर के बाद जो है फेरोमैग्नेटिक जो है डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या होता है TC। यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर क्या बन जाता है बताओ बच्चों, वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक। वो टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट अपन बोले थे ना। यहाँ XM लिख लो। देखो अगर XM और T का ग्राफ, XM और T का कर्व अगर आप डायामैग्नेटिक के केस में ड्रॉ करते हो तो ये इंडिपेंडेंट आता है टेम्परेचर से। क्या आता है, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से आता है। XM जो है डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट आता है, इसलिए टेम्परेचर के कर्व को जो है स्ट्रेट लाइन से फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म बना रहा है ना, कांस्टेंट टर्म बना रहा है। अगर अपन आगे बात करें बच्चों तो देखो अपने को ये बात पता है कि 10 नंबर में जा रहा हूँ डील करने। देखो अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो बहुत कम अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, लेस, लिख लो, लेस अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या, एक्सटर्नल, लेस अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कम अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो है बच्चों ये लार्ज अट्रैक्टेड होता है। क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसमें लिख लो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड,
स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होता है बच्चों, ये गेट्स रिपेल्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो जाता है, रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप डाईमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये जो होगा ये रिपेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो होगा मटेरियल वो रिपेल हो जाएगा ना। देखो जैसे आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जो है या पैरामैग्नेटिक रॉड है उसको आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होगा या पैरामैग्नेटिक रॉड लेता हूं मैं यहाँ, रॉड गेट्स पैरेलल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है बच्चों तो इस केस में है क्या होगा कि ये क्या होगा कि पैरेलल हो जाएगा। जिससे मान लो कि यहाँ एक नॉर्थ पोल है और यहाँ एक साउथ पोल है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस होगी। ये फील्ड लाइंस बहुत डेंसर है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस केस में ये मान लो पैरामैग्नेटिक रॉड रख दिया मैंने, क्या रख दिया, तो ये पैरेलल हो जाएगा। ये जो पैरामैग्नेटिक रॉड है, ये जो मैंने ब्लू इंक से बनाया ये पैरामैग्नेटिक रॉड है, ये क्या होगा इस केस में ये पैरेलल होगा। लेकिन इसके लिए जो बच्चों, इसके लिए क्या होगा कि अगर आप कम मैग्नेटिक फील्ड में भी इस रॉड को रखते हो, फेरोमैग्नेटिक रॉड को रखते हो, तो ये क्या हो रहा होगा, ये जो है अगर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं तो ये जो रॉड होगा फेरोमैग्नेटिक रॉड, ये इस बार फेरोमैग्नेटिक रॉड है ना, ये जो फेरोमैग्नेटिक रॉड होगा वो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन याद रखना अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक रॉड को रखते हो, मान लो कि आपने डायामैग्नेटिक रॉड को रख दिया, अगर आप डायामैग्नेटिक को रखते हो रॉड को, तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि वो रॉड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो रॉड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये जो रॉड है बच्चों इस बार ये डायामैग्नेटिक रॉड है। क्या है? डायामैग्नेटिक रॉड। तो डायामैग्नेटिक रॉड जो है और ये जो रॉड है वो है फेरोमैग्नेटिक रॉड। क्या है? फेरोमैग्नेटिक रॉड। इस केस में ये फेरोमैग्नेटिक रॉड है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और छोटा सा प्रॉपर्टी है उसको डील कर लेते हैं। देखो अगर आप बोलोगे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो याद रखना जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है बच्चों, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये सिर्फ के सिर्फ ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड में पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये जो बच्चों तीनों में पाए जाते हैं। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है फेरो मैग्नेट्स या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है? फेरो मैग्नेट्स बोलो या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलो। अब अपन बात करने जा रहे हैं, याद रखना अपन जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेट। क्या बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेट, टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेट्स की बात करने जा रहे हैं। देखो फेरोमैग्नेट जो होता है वो ऐसे सब्सटेंसेस होता है कि अगर मान लो कि फेरोमैग्नेट ऐसे सब्सटेंस होता है, अगर मान लो कि आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दिया तो होगा क्या कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहेगा। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड मैंने हटा भी लिया तो उसके अंदर जो है
रिटेन रह रहा है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस रिटेन्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अपन रेटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटेंटिविटी बोलते हैं। तो देखो लिख लो कि यहाँ लिख लो यहाँ कि ferromagnetic substances retains magnetization after magnetizing field is removed। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपन रिमूव कर लेते हैं बच्चों, उसके बावजूद भी इसके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है बरकरार रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इज नोन एज रेटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रेटेंटिविटी, या आप इसको लिख लो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, या रेमेनेंस बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, चलो इस बात को आप समझ गए होंगे। देखो अब होता क्या है कि जो मैग्नेटाइजेशन बचा उसको खत्म करना है। जो मैग्नेटाइजेशन बचा बच्चों, उस मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड लगाना पड़ेगा। जो फील्ड अपन उस रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन को लगाने में यूज होगा, उस फील्ड को अपन कोएर्सिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी बोलते हैं। तो लिखो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लिख लो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी required to erase retentivity is known as coercivity। क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी बोला जाता है। देखो अगर फेरोमैग्नेट को आप क्लासिफाई करते हो तो लिखो जो फेरोमैग्नेट होगा बच्चों, उसको अपन दो भाग में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है हार्ड। क्या होता है, हार्ड फेरोमैग्नेट। जो दूसरा होता है वो होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। क्या होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। देखो हार्ड फेरोमैग्नेट जो होता है बच्चों, इसकी हाई कोएर्सिविटी होती है। लिख लो हाई कोएर्सिविटी और हाई रेटेंटिविटी होती है। क्या होती है, हाई रेटेंटिविटी होती है। जाहिर सी बात है हाई रेटेंटिविटी होगी तो हाई कोएर्सिविटी। इसका जो होता है वो होता है लो कोएर्सिविटी और लो रेटेंटिविटी। देखो इस केस में अपन मैग्नेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट्स यूज करते हैं। इस केस में अपन सॉफ्ट मैग्नेट्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सॉफ्ट मैग्नेट्स। देखो बच्चों अब अपन बात करने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस। क्या बात कर, यहाँ मैंने एक BH कर्व ड्रॉ किया है। ये जो है बेसिकली बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है। अगर अपन देखें O पे तो इंटेंसिटी 0 है, H 0 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही अपन इससे थोड़ा सा बढ़े तो अपन देख रहे हैं कि I इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही करंट बढ़ाते हैं बच्चों तो H की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसके बाद जस्ट जो है ये जो मैग्नेटाइजेशन है
वो सैचुरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सैचुरेट हो रहा है। तो अगर AC पाथ को देखें, देखो यहाँ से यहाँ बढ़े और फिर अगर AC पाथ को देखते हैं तो AC पाथ को देखें बच्चों तो ए और सी में I जो है डिक्रीज हो रहा है टू 0 और यहाँ पे H की वैल्यू जो है 0 हो जा रही है। क्या हो रहा है? यहाँ H की वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जैसे H0 से चालू हुआ H0 क्या, लेकिन ये OA पाथ को रिट्रेस किया? नहीं, ये दूसरा पाथ ले लिया CA। ठीक है, पाथ इज नॉट रिट्रेस्ड इन दिस केस। तो यहाँ H इज इक्वल टू 0। अपने को पता है कि अगर H 0 है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 है और वहाँ इंटेंसिटी नॉन जीरो है। क्या है? क्या है? I जो है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो नॉन जीरो है, तो उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? उस वैल्यू को बोलते हैं रेटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? अगर अपन CD पाथ को देखा तो करंट को मैंने रिवर्स कर दिया है इस केस में, तो वैल्यू ऑफ H एट I इज इक्वल टू 0। जब I की वैल्यू 0 है और अपन H लगा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोर्सिव। अपन DE पाथ को वापस देखें बच्चों, DE पाथ को, तो इस केस में जो है करंट तो रिवर्स है, लेकिन इस केस में करंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ती है तो H की वैल्यू टेंस कर रहती है -H0 को। ठीक है, तो देखो करंट एट 0 तो H इज इक्वल टू 0 आ रहा हुआ, तो I फॉलोज क्या आ रहा होगा? EF पाथ को वो फॉलो कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? EF। अब देखो फाइनली अपन देखें बच्चों तो फाइनली अपने को क्या दिखाई दे रहा है? फाइनली अपने को ये दिखाई दे रहा है कि करंट को अपन फाइनली अपन ये लिख सकते हैं, लिख लो कि फाइनली करंट इज इंक्रीज इन ओरिजिनल डायरेक्शन। अगर करंट को अपन इंक्रीज कर दे रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्शन में, द पॉइंट A is retraced via FGA। आप ग्राफ पे चेक कर सकते हैं। तो अपन H टेंस टू H0 पे चले जाएंगे। देखो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं? यहाँ अपन देख रहे हैं कि H को या तो अपन डिक्रीज करें, यहाँ अपन ये देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ लिख लो कि H इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। H को या तो अपन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन लिख लो, मैग्नेटाइजेशन I जो है डजंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू पे रिटर्न नहीं करा, मतलब जो कर्व है वो रिट्रेस नहीं हो रहा है। दिस फैक्ट इज नोन एज, लिख लो, दिस फैक्ट इज नोन एज हिस्टैरिसीस। इस फैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? इस फैक्ट को अपन हिस्टैरिसीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टैरिसीस बोलते हैं। याद रखना, जो एरिया अंडर BH कर्व है, एरिया अंडर BH कर्व है बच्चों, वो एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। क्या बताता है? लिख लो, एरिया अंडर BH कर्व जो है वो क्या बताता है? यहाँ लिख लेते हैं। तो एरिया अंडर BH कर्व, अगर BH कर्व है उसका एरिया निकाल दें तो याद रखना ये बताएगा एनर्जी लॉस पर यूनिट, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। देख लो, पर यूनिट
फ्रिक्वेंसी, ये बताता है ना, पर यूनिट फ्रिक्वेंसी बताता है। तो देखो अगर अपन लिखें एनर्जी इन टाइम टी, अगर अपन एनर्जी इन टाइम टी लिखें तो बताओ क्या मिलेगा। एनर्जी इन टाइम टी लिखोगे तो लिखोगे, यहाँ लिख लो वी ए, ठीक है, वी ए फ्रिक्वेंसी इंटू टी। यहाँ वी क्या है, यहाँ वी जो है वो है वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, एरिया ऑफ बी एच कर्व ए है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो ईटा है। लिख लो यहाँ वी जो है, लिख लो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, ए है एरिया ऑफ बी एच कर्व, ये जो है ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। क्या बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। चलो यहाँ देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट कौन कौन सा है। देखो अपन टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करें, यहाँ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो जो पहला है वो है परमानेंट मैग्नेट। क्या है, जो पहला है वो है परमानेंट मैग्नेट्स। क्या है बच्चों, परमानेंट मैग्नेट्स। याद रखना परमानेंट मैग्नेट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि ये रिटेन करता है, रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, लंबे समय के लिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। इसके लिए सूटेबल मटेरियल कौन कौन से है, लिख लो। इसके लिए जो सूटेबल मटेरियल है ये कैसे मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहली बात, इसके लिए जो सूटेबल मटेरियल है वो है हार्ड फेरोमैग्नेट्स। क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। अपन बात कर चुके हैं कि हार्ड फेरोमैग्नेट क्या है। तो हार्ड फेरोमैग्नेट में अपन देखे थे कि हाई रेटेंटिविटी थी और हाई कोएर्सिविटी थी ना, ये अपन देख चुके हैं। इस जैसे एग्जांपल ले लो स्टील। क्या है, स्टील। क्या बच्चों, परमानेंट मैग्नेट के केस में ले लो स्टील। देखो होता क्या है, नोट में याद रखना कि सॉफ्ट आयरन जो है उसके पास हाई रेटेंटिविटी होती है। नोट में याद रखना कि सॉफ्ट आयरन जो होता है उसके पास हाई रेटेंटिविटी होती है, फिर भी स्टील को ही अपन क्यों प्रेफर करते हैं। तो याद रखो, नोट में लिख लो कि परमानेंट मैग्नेट सॉफ्ट आयरन के लिए बनाते हैं। देखो जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके पास जो होता है हाई रेटेंटिविटी होती है, बट जो स्टील होता है बच्चों हाई रेटेंटिविटी देन स्टील ना, सॉफ्ट स्टील। तो याद रखना सॉफ्ट स्टील, यहाँ लिख लो सॉफ्ट स्टील is used for this because it has high coercivity। क्या है, हाई कोएर्सिविटी। इसके पास क्या होता है बच्चों, हाई कोएर्सिविटी होता है। देखो अगर अपन दूसरा बात करें तो दूसरा जो है वो है टेम्पररी। तो दूसरा बच्चों वो है टेम्पररी मैग्नेट्स। क्या है, टेम्पररी मैग्नेट्स, या इसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऐसे मैग्नेट्स जो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रूल को फॉलो करें। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रूल को, जैसे कि अपन सोलेनॉइड के केस में देखे थे। क्या देखे थे, जैसे अपन सोलेनॉइड के केस में हमने क्या देखा था, बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं। देखो जो कोर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, याद रखना, कोर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का बच्चों, वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट का होता है। क्या होता है? कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिख लो यहाँ, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स is made up of soft ferromagnets के बने होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसके लिए जो सूटेबल, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, जैसे अपन क्या लिखेंगे, सॉफ्ट आयरन लिख लो यहाँ ना, सॉफ्ट आयरन। देखो इसके लिए सूटेबल मटेरियल कौन कौन सा है, लिख लो। जो सूटेबल मटेरियल्स या कंडीशंस हैं वो है लो रेटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। क्या है? लो कोएर्सिविटी। देखो एक और टॉपिक की बात करते हैं यहाँ, वो है मैग्नेटिक शील्डिंग। यहाँ देख लेते हैं कि मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है। एक और बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब हुआ किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट रखना। क्या रखना? टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। लिख लो यहाँ, मैग्नेटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है? टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। देखो अब इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? इट शुड बी प्लेस्ड। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन कहाँ प्लेस करते हैं? इट शुड बी प्लेस्ड। देखो जो पहला होता है वो अपन कहाँ प्लेस, ऐसे मटेरियल जिनको अपन मैग्नेटिक शील्डिंग से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं उसको अपन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर डाल देते हैं। कहाँ डालते हैं? इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। अपन कहाँ डालते हैं? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर डाल देते हैं। देखो अब अपन पढ़ेंगे यहाँ मेसनर्स इफेक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेसनर्स इफेक्ट। मेसनर्स इफेक्ट ये क्या होता है? देखो ये जो होता है, अपन जानते हैं कि कोई भी अगर परफेक्ट मैग्नेटाइजेशन देखना अपने को, जहाँ पे एक्सएम की वैल्यू जो है, एक्सएम की वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी -m1 के बराबर, जिसको अपन बोलते हैं, ये होता है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। क्या होता है? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए होता है। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए ये सब होता है। इसके लिए अपने को क्या चाहिए? परफेक्ट डाईमैग्नेटाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट डाईमैग्नेटाइजेशन। क्या चाहिए? परफेक्ट डाईमैग्नेटाइजेशन चाहिए। देखो जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, ये मान लो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर जो है B0 है। ठीक है, इस केस में होगा क्या कि यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस होगी ऐसे निकल रहा होगा। इसी को अपन बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं? मेसनर इफेक्ट। तो इसको ऐसे बना लो। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर उस मटेरियल को रख दिया, तो वो मटेरियल जो है देखो शील्डेड है, यहाँ पे भी क्या है? 0। तो इसके अंदर मटेरियल अगर भर देंगे सुपर कंडक्टर के अंदर तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचा रहेगा। क्या है? ये है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ लिख लेना, ये क्या है? ये है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। क्या बच्चों? सुपर कंडक्टिंग
मटेरियल। एक और काम कर सकते हैं, अगर अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कैविटी बना दें, कैविटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कैविटी बना दें तो भी अपन मटेरियल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो अपन इसको यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ये वो मटेरियल है, ठीक है, मैंने यहाँ कैविटी, तो होगा क्या कि यहाँ से फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे निकल रही होगी, ठीक है, यहाँ से जो फील्ड लाइन्स आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अपन मटेरियल को यहाँ जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं मटेरियल रख दूँ तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ कैविटी बना दिया, देखो कैविटी बना दिया, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कैविटी बना दूँ, अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट को रख दूँ तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है।